हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 10 लगाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट 9 तक वीडियो सेट लगा लिए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर चले तो आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि लाइम जल क्या है, मतलब कि जो लाइम जल है वो क्या है। कैल्शियम CaO या CaCl2 या CaOH2 या CaCO3, मतलब कि लाइम जल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो लाइम जल को हम लोग चूने का पानी के भी नाम से जानते हैं। चूने के पानी को क्या किसके नाम से जानते हैं, लाइम जल के नाम से। किसका पानी, चूने का पानी, चूने का पानी। चूने के पानी को किसके नाम से जानते हैं, लाइम जल को नाम जानते हैं। आप देखे होंगे कि जब घर का जो पुताई होता है, मतलब कि घर को जो पोता जाता है चूना से, वो जो उसके अंदर क्या डाला जाता है, चूना डाला जाता है। और वो चूना डालने के बाद जो खदकता है और जो बन के जो निकलता है वो क्या बन के निकलता है, लाइम जल बन के निकलता है। और उसको किसके नाम से जानते हैं, चूने के पानी के नाम से जानते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका रासायनिक नाम है। और उसका फॉर्मूला होता है CaOH2। क्या होता है, CaOH2, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछ रहा है कि कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है, बैगनी रंग का उपयोग किया जाता है, लाल रंग का उपयोग किया जाता है, नीला रंग का उपयोग किया जाता है, या पीला रंग का उपयोग किया जाता है। तो जहां भी खतरे का सिग्नल होता है वहां पे बेसिकली लाल रंग का उपयोग किया जाता है। किस रंग का उपयोग किया जाता है, लाल रंग का उपयोग किया जाता है। जैसा नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जैसा कि आप देखे होंगे कि जो हमारा ट्रैफिक भी होता है वहां पे भी लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। और ये तरंगदैर्ध्य अधिक होता है तो ये गमन अधिक दूर तक करता है। मतलब कि मानिए कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक है, और यदि इसका तरंगदैर्ध्य अधिक है तो विचलित कम होता है और गमन दूर तक करता है। उसी कारण हम इसका ट्रैफिक लाइट में यूज करते हैं। क्योंकि माने कि यदि ट्रैफिक लाइट रेड है और उधर से गाड़ी नहीं जाना तो आपको दूर से ही नजर आ जाएगा। और यदि उसका तरंगदैर्ध्य कम होता है, जैसा कि बैगनी का होता है या ब्लू का होता है, उसका तरंगदैर्ध्य कम होता है तो आपको पता नहीं चलेगा और ट्रैफिक रूल के सिग्नल को आप तोड़ सकते हैं और एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में भी जो प्लस का चिन्ह बनाया जाता है या जितने भी सेफ्टी के चीज होते हैं वहां पे रेड कलर का यूज किया जाता है। इसका क्यों, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है, अमेरिका है, चीन है, अफ्रीका है, या भारत है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि मानव का उद्भव स्थान कौन सा है। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका को माना जाता है। किसको माना जाता है, अफ्रीका को माना जाता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अफ्रीका को ही क्यों माना जाता है, क्योंकि अफ्रीका के जितने भी मनुष्य को जीने के लिए जितने भी जरूरत का चीज है वो सभी चीज कहाँ पाया गया, अफ्रीका में पाया जाता था। इसके अलावा जो अब पूरे देश में डीएनए टेस्ट किया गया और मिलाया गया तो सबका डीएनए कहीं ना कहीं अफ्रीका से थोड़ा मोड़ा मिलता गया, हर देश का। तो ऐसा माना गया कि हाँ, डीएनए डीएनए के आधार पर भी। उसके अलावा हम वहां के पर्यावरण के बारे में भी बात कर ले। उसके अलावा जो मनुष्य का जो सबसे पहला जो अति मिला था, हड्डी मिला था या जो अति मिला था, वो कहाँ मिला था, अफ्रीका में ही मिला था। इन सभी बातों को नजर रखते हुए किसको मानव का उद्भव स्थान माना गया, अफ्रीका को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। मतलब कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है, 0.06, 0.02, 0.03 या 0.04। तो कार्बन गैस का प्रतिशत 0.03% होता है। कितना, 0.003, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 0.003% सही हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। यदि आपसे नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछे, आप नाइट्रोजन का कितना मारिएगा, 78% मारिएगा। नाइट्रोजन का कितना मारिएगा, 78% मारिएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन को हल्का सा और ही
क्लासिफाइड करके पूछता है, और वो कितना पूछता है, ऑप्शन में आपको 78% न देकर 78 को परसेंट को क्या करता है, हटाकर यहाँ इसको 100 से भाग दिलवा देता है, और जब आप इसको 100 से भाग दिलवाइएगा तो कितना जाएगा, 0.78 आ जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन में इतना दे देता है, परसेंट न देकर ऑप्शन में ये देगा। यदि ऑप्शन में ऐसा थोड़ा घुमा के देता है तो आपको ये मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कभी कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछता है, और ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण में कितना है, 21% है। कोई कोई बुक में यदि कभी आपके सेट में या यदि आपके शिफ्ट में क्वेश्चन में 20% आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस 20% को भी सही मानिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा 20% कुछ मतलब कि मॉडर्न में आ गया, लेकिन ओल्ड में 21% ही माना जाता है। हम लोग 21% ही मानेंगे। यदि 20% दिया हुआ है, 21% नहीं दिया है, आपको 20% ही मानना है, और यदि दोनों दिया है तो 21% मानना है। तो इसको भी हल्का सा यदि वो क्लासी करना चाहे, क्वेश्चन को हल्का क्लासिफाई करना चाहे, तो 21 को परसेंट को हटाकर क्या करेगा, 100 से डिवाइड दे देगा, और जब ये 100 से डिवाइड देगा तो 0.21 आ जाएगा। तो आपको 0.21 मार के आना है। 0.03 भी जो आया था, इसको भी हल्का क्लासिफाइड कर सकता है। विहेक्टर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था? आपको पता होगा कि विहेक्टर साहब ने क्या किया था, विहेक्टर साहब ने मतलब कि जीवों को नहीं, जितने भी जीव जंतु है उसको 5 भागों में बांटा था। कब बांटे थे, 1969 में। कब बांटे थे, 1969 में विहेक्टर साहब ने 5 भागों में बांटा था, और उस 5 भागों में मतलब कि वेक्टर्स के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था, 1 5 4 3। तो हम शुरू से बता रहे हैं कि कितने भागों में बांटे थे, 5 भागों में बांटे थे। कब बांटे थे, तो 1969 में बांटे थे। और वो कौन कौन था, वो 5 भाग था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। क्या क्या था, पहला था मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई, फंजाई। चौथा प्लांटी, प्लांटी को ब्रैकेट में डाल दीजिएगा कि जो पेड़ पौधे आते हैं, पौधा, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा आता है एनिमिलिया। क्या आता है, एनिमिलिया। एनिमिलिया आपको कहीं मैच होता होगा एनिमल से, तो ये हो जाएगा एनिमल। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा। एनिमल, एनिमल मतलब कि जानवर। और हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, हम लोग एनिमिलिया के अंतर्गत आते हैं। वही बात करें कि जो पेड़ पौधा है वो प्लांटी के अंतर्गत आता है। तो वेक्टर सर ने कितने मापदंडों में बांटा, 5 मापदंडों में बांटा था। कब बांटे थे, 1969 में बांटे थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है, सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता है। मतलब कि कशेरुकी किसको बोलते हैं, कशेरुकी मतलब कि जिसके पास रीढ़ का हड्डी पाया जाता है, उसको उसको क्या बोलते हैं, कशेरुकी बोलते हैं। तो सभी कशेरुकी की एक समान विशेषता क्या है, शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। मतलब कि शरीर का जो सिर होता है, धड़ होता है, वही बात करें कि गर्दन होता है और पूंछ होता है, उसमें विभाजन होता है। कार्यात्मक उपांगों के 2 जोड़े बहिकंकाल या सिर। तो जो जितने भी कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी का अर्थ क्या है, कशेरुकी का अर्थ है कि जिसके पास रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। तो जिसके पास रीढ़ का हड्डी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कशेरुकी बोलते हैं। तो सभी कशेरुकी की समान विशेषता क्या है, वो उसके पास समान सिर होता है। उसके पास क्या होता है, सबका सिर। समान विशेषता क्या है कि सबके पास क्या है, सिर है, मस्तिष्क है। क्वेश्चन नंबर 7वां की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7वां में पूछ रहा है कि पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, स्त्रवन, गुटेशन या वाष्पीकरण। तो आपको पता होगा कि आप देखे होंगे कि ठंड के मौसम में या बहुत ज्यादा बरसात हो जाता है, उसके बाद आप देखे होंगे कि पत्ती का जो किनारा होता है, जो कोर सा पार्ट होता है, जो ब्लेड की तरह होता है, वहां से ना पानी टप टप चूता है। उसके पीछे वही क्वेश्चन है कि पत्ती के किनारों के साथ पत्ती का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन में बेसिकली ये होता है कि जब
जड़ के माध्यम से अधिक मात्रा में जड़ के माध्यम से अधिक मात्रा में जल पेड़ शोषित कर लेता है, तो अधिक जल होने के कारण क्या करता है, वो वाष्प के रूप में अपने स्टोमाटा से बाहर निकाल देता है, और उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पीकरण मतलब कि जल को अवशोषण करना। लेकिन गुटेशन, गुटेशन ही उस प्रक्रिया का नाम है। मतलब कि वो क्या करता है, जब ठंड का मौसम हो जाता है, तो ठंड के मौसम में क्या होता है, ठंड के मौसम में वाष्पीकरण तो नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरण उतना पड़ती नहीं है ठंड में। और यदि सूर्य की किरण नहीं पड़ रही है और हमारा जो वायुमंडल भी होता है वो हल्का नमीदार होता है, तो उसको पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ का जो जड़ है, अभी बताया कि पेड़ का जड़ अधिक मात्रा में जल अवशोषित कर लिया है, तो उसको कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलना होगा। आपको जितना जरूरत पानी होगा उतना ही ना पीजिएगा, यदि आपको उससे अधिक हो जाता है तो आपको किसी न किसी तरह से निकालना है। वो आप मूत्र के माध्यम से निकाले या पसीना के माध्यम से निकाले, लेकिन कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो ये वाष्पो उत्सर्जन, मतलब कि वाष्पो उत्सर्जन न कर पाता है तो क्या करता है, वो पत्ती के माध्यम से निकालने लगता है। और ये बेसिकली कब होता है, या तो ठंड के मौसम में होगा, या अधिक वर्षा होने के कारण क्या हुआ है, अधिक वर्षा होने के कारण जल क्या हो गया है, जल लग गया है, मतलब कि दहाड़ उहड़ जो आता है उसके कारण होता है। और उस वक्त क्या होता है, हमारा जो बादल भी होता है वो बादल घिरे रहता है, उतना ज्यादा वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है, और पूरा जल से भरा होता है। तो क्या करता है, वो गुटेशन करता है, और वो क्या करता है, वो अपने पत्ती के किनारे से निकालता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गुटेशन बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और अलग अलग एग्जाम में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में पूछ रहा है कि 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज में है। मतलब कि ये क्या है, ये जो है इसी को प्रतिरोध बोलते हैं, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये 3 प्रतिरोध है, और ये क्या लगा हुआ है, तीनों प्रतिरोध एक चित्रानुसार एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के क्रम में जुड़े हुए हैं। ए तथा बी के सिर, मतलब कि ए और बी के सिर, ए और तथा बी के सिरों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध होगा। ए और बी के बीच क्या है, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 200 ओम, 32 ओम, 50 ओम, या 654 ओम। तो यहाँ पे क्या करा है कि ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। ये दोनों समतुल्य प्रतिरोध है, तो वो क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए सी तथा बीसी के बीच क्या है, समांतर क्रम है। एसी तथा बीसी के बीच समांतर क्रम है, के बीच क्या है, समांतर क्रम है, बीच समांतर क्रम है, समांतर क्रम है। और यदि समांतर क्रम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, यदि समांतर क्रम है तो इसको हम क्या लिख देंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। क्या होता है, ए सी प्लस बी सी होता है। और ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू 60 ओम है, 60 ओम, या और बी सी का कितना है, 100 ओम। कितना है, 60 ओम है और 100 ओम है। और यदि हम 60 ओम और 100 ओम को निकाले तो आप लोगों को शायद प्रश्न नहीं दिख रहा सही तरीके से, तो इसको हल्का सा और नीचे कर देते हैं। ये जो है इसको नीचे कर दिए, आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा प्रश्न। शायद प्रश्न दिख रहा होगा, अब देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ, प्रश्न दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या करा है, 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं क्रम में जुड़े हुए तथा ए के बीच के सिरा, तो यही है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे क्या 3 प्रतिरोध आपस में जुड़ा हुआ है। तो AB और AC तथा और AB में क्या है, श्रेणी क्रम है, सॉरी समांतर क्रम बोल दिए, इससे पहले समांतर क्रम लिख दिए थे, श्रेणी क्रम है। तो AC और AB के बीच में क्या है, AC हल्का ऊपर लिखते हैं, थोड़ा लंबा होगा, AC तथा AB के बीच में क्या है, AC तथा AB के बीच क्या है, बीच श्रेणी क्रम है। क्या है, श्रेणी क्रम है, बीच क्या है, बीच श्रेणी क्रम है। और यदि श्रेणी क्रम है AB तथा AC के बीच, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको R1 लिख देते हैं, रेजिस्टेंस 1, इसको रेजिस्टेंस 2,
और इसको क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस 3। आर से क्या होता है, आर से रेजिस्टेंस होता है जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। तो ए बी सी का निकालते हैं, तो ए बी सी इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2, हम ए बी और ए सी और बी सी बोलने की जगह पे R1 प्लस R2 बोल सकते हैं। तो R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R1 का वैल्यू 60 ओम दिया हुआ है। वही बात करें कि R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। और यदि आप दोनों को जोड़ेंगे, यदि आप दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 160 ओम आ जाएगा। तो हम क्या निकाले, अभी तो ये श्रेणी क्रम वाला निकाले, लेकिन अभी हमारे पास ए बी बच गया है। तब हम निकालते हैं, अब हम निकालते हैं ए बी सी तथा ए बी के बीच, ए बी के बीच क्या है, ए बी के बीच क्या है, समांतर क्रम। ये क्या है, ये है समांतर क्रम, समांतर क्रम। ए बी तथा इसी के बीच क्या है, समांतर क्रम है। आप गौर कीजिए तो ये दोनों एक श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ये दोनों क्या है, एक श्रेणी में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है ये इसके समांतर जुड़ा हुआ है। ये मतलब इस फिगर को हम ऐसे बनाए तो ये जो है ऐसे है, ये कुछ ए के टाइप के ऐसे ऐसे, और ये मानिए कि ये क्या था, ये ए है, ये सी है और ये बी है, और ये जो है ए बी कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक श्रेणी में है, लेकिन ये क्या है, इसके समांतर है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसको हम जब निकाले, तो इसको जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस R2 बटा R3। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना आया हुआ है, R1 प्लस R2 का वैल्यू 160 ओम आया हुआ है, 160 ओम। वही बात करें कि R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 140 ओम। कितना दिया हुआ है, 140 ओम। यदि आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 160 नीचे ही रह जाएगा। और वही बात करें कि 160 नीचे रह जाएगा और ऊपर कितना जाएगा, 160, ये एक हो जाएगा और प्लस 4 चक 16, मतलब कि 4, मतलब कि लगभग 5/160 कितना आ जाएगा, 5/160 आ जाएगा। और 5/160 को जब आप काटिएगा, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, 5/160 को जब आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और एक बचेगा तो 5 दूना 10, 32 ओम। कितना जाएगा, 32 ओम, मतलब कि 1/32 ओम आएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1/R1 प्लस R2। जब हम R1 प्लस R2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 32 ओम आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम आपको फिर से समझा देते हैं, ए बी तथा ए सी, देखिए ए बी हो गया, सॉरी ए सी तथा ए बी, ए सी ये हो गया और ए बी ये हो गया। इसके बीच कौन सा क्रम है, ये दोनों के बीच श्रेणी क्रम है। और यदि श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है। देन बात करें कि यहाँ पे क्या है, ए बी और इसके बीच में क्या है, समांतर क्रम है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। और यदि आप इसको बना के आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसके बाद मतलब यदि आप यही दो गो फॉर्मूला लगाना है, एक ये फॉर्मूला लगाना है और एक ये फॉर्मूला लगाना है। और यदि आप ये दोनों फॉर्मूला लगा देते हैं तो आपको क्या होगा, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए एंड देन आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। मतलब कि रिक्तिका को जो झिल्ली घेरती है वो क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, मध्य पटलिका, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मेलेमा। तो रिक्तिका को मतलब कि हमारे जो कोशिका के अंदर क्या होता है, रिक्तिका होता है, उस रिक्तिका को घेर के रखता है। और ये रिक्तिका जो है वो मनुष्य में भी पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। मतलब कि पेड़ पौधे का अर्थ है कि पादप में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। और ये क्या करता है, रिक्तिका क्या करता है, रिक्तिका को घेरने का काम कौन करता है, तो घेरने वाली झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कुंडलकुनम, मतलब कि कुंडलकुनम एक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, वो भारत के किस राज्य में। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का अर्थ क्या होता है अभी बताते हैं, असम में है, बिहार में है, उड़ीसा में है या तमिलनाडु में। आप इसका जवाब दीजिए कि जो कुंडलकुलम है वो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का क्या अर्थ है, नाभिकीय ऊर्जा का अर्थ है कि आप पढ़े होंगे कि ये एक परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है। और परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। और नाभिक से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, नाभिक को जो तोड़ के जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं।
तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा? तमिलनाडु सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10-11 की बात करते हैं। MSCS 1407, MSCS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, ये किसकी है? चावल का है, गेहूं का है, दलहन दाल का है या सोयाबीन का है? तो जो MSCS 1407 है, यह एक अधिक उपज देने वाली सोयाबीन की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? सोयाबीन की प्रजाति है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। मतलब कि MSCS 1407 एक प्रजाति है। किसका प्रजाति है? सोयाबीन का है। और यदि आप इसका खेती करते हैं तो आपको क्या होगा? अधिक मात्रा में उपज होगी। और इसके अलावा मतलब कि जो हाइब्रिड तरीके से होते हैं ना, वो हाइब्रिड तरीका का ये बीज है। और यदि आप इससे सोयाबीन की खेती करते हैं, आपकी उपज में भी मात्रा में बढ़ेगी और आपको उतना ज्यादा न्यूट्रॉन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका जो बीज है हाइब्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मतलब कि सोनार में एक कैसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है? पाराध्वनि तरंगों का, सुनने योग्य तरंगों का, अवश्रव्य तरंगों का या रेडियो तरंगों का? तो जो सोनार है, ये सोनार एक तरह का जहाज है, जहाज की तरह जहाज उपयोग कहाँ किया जाता है? ये वो सोनार नहीं है जो गहना बनाता है। ये सोनार को पानी में उपयोग किया जाता है, क्योंकि समुद्र की गहराई को नापने के लिए, या समुद्र में यदि कोई चीज डूब गया है या समुद्र में किसी चीज का खोज करना है, तो हम सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार को क्या करता है? सोनार एक पराध्वनि तरंग छोड़ता है। क्या छोड़ता है? पराध्वनि तरंग छोड़ता है। अल्ट्रावायलेट वेब छोड़ता है। वो क्या करता है? वो जाता है, वो उस वस्तु से टकराता है और टकरा कर रिटर्न आता है, और उसी के दौरान उससे मापा जाता है कि जितना गया और आया, उसके डिस्टेंस को कितना देरी टाइम लगा, टाइम इनटू डिस्टेंस करके उसको बटा 2 कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको जाने में जो टाइम लगा और आने में टाइम लगा, और उसको गहराई से पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे इतना फीट गहराई था और इतना फीट गहराई होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर इतना ही से टकरा कर आ गया, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, और उसके बाद वहां पे खोज चलता है। तो ये उसी का काम करता था। पराध्वनि तरंगों का क्या करता है? वो छोड़ता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जेल मिश्रण है, जेल किसका मिश्रण है? द्रव तथा द्रव, गैस तथा गैस, द्रव तथा ठोस, ठोस तथा ठोस। तो जो जेल है, जेल मतलब कि जो जितने भी तरह जेली पदार्थ होते हैं, वो किसका मिश्रण है? तो वो मिश्रण होता है द्रव मतलब कि लिक्विड और गैस का। द्रव और गैस का क्या होता है? वो मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो है वो कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? 2000 डिग्री सेल्सियस, 1500, 3025 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री सेल्सियस। तो जो टंगस्टन है वो 3422 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। और इसी के कारण क्या करते हैं? इसी के कारण जो आप पीला वाला बल्ब देखे होंगे, जो पहले 10 रुपया में या जितना में आता होगा, मतलब यहाँ पे तो 10 में मिलता है, तो उस बल्ब के ऊपर जो टंगस्टन लगाया जाता है, वो जो तार था, फिलामेंट जिसका था, वो फिलामेंट जो बना था, वो 10 वाला बल्ब का, पीला वाला बल्ब का, वो फिलामेंट किसका होता है? वो फिलामेंट टंगस्टन का ही होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन का होने के कारण क्या होता है? ये इतना डिग्री सेल्सियस तक के ताप को सह सकता है, और यदि ये इतना डिग्री सेल्सियस तक के ताप को सह सकता है तो वो नहीं जलता था। लेकिन यदि आप उससे यदि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दिए तो वो क्या होगा? जल जाएगा। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि वो टंगस्टन के जो बल्ब आता था, उस बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसके अंतर्गत भरा जाता था जो ऐसा गैस जो अभिक्रिया ना करे, जैसे कि हो गया हीलियम, सोडियम, हीलियम, सॉरी भूल रहे हैं, नोबल गैस, जो नोबल गैस जिसको बोलते हैं, जो अभिक्रिया नहीं करता, जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं सबको नोबल गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी नाइट्रोजन को भी यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर, मतलब कि एक बालक है जो अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी की 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है, और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड, 0.51 मीटर या 0 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करा? एक बालक क्या किया? अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर गया, तो डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो पहले क्या किया? 100 मीटर आगे गया। तो ये आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे कि ये क्या पूछ रहा है? औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर
कुल विस्थापन बटा बटा में कुल समय, मतलब कि इसका क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। यदि हम इसका कुल विस्थापन को निकाले तो कुल विस्थापन कितना किया, बालक पहले 100 मीटर दूर गया, तो पहले क्या किया, 100 मीटर दूर गया, कितना सेकंड में गया, 50 सेकंड में गया। देन क्या किया, वो तय कर अपनी दिशा बदल कर वो पूरा 100 मीटर रिटर्न चलाया। तो मानिए कि हम 100 मीटर इधर गए और जाने के बाद हम क्या किए, फिर रिटर्न आ गए, तो क्या हो गया, 100 मीटर गया, 100 मीटर आ गए, तो वो रिटर्न माइनस ना हो जाएगा। दिशा यहाँ पे विस्थापन है ना कि दूरी है, दूरी होता तो हम प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे दूरी नहीं पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है, तो विस्थापन में क्या होगा, माइनस होगा। बता वो जब 100 मीटर की दूरी तय करके आया था 50 सेकंड, फिर उसको लगा तो प्लस 50, समय तो जुड़ेगा, तो समय का घटता है, समय तो जुड़ेगा ही, तो 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 0/50। और आप किसी भी संख्या को जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड दीजिए, वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो उसको कितना समय लगा, 0 मीटर पर सेकंड लगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, मतलब कि इसमें से सबसे सक्रिय धातु का अर्थ क्या है कि जो रिएक्ट अधिक करे, सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा, लेड करेगा, लोहा करेगा, पारा करेगा या कॉपर करेगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक अभिक्रिया लोहा करेगा। क्यों करेगा, ये पहले वाले आप वीडियो में देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है और इसे ज्यादा हम बता चुके हैं। तो सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन करेगा, तो लोहा करेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सब अधिक अभिक्रिया होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या है, लोहा है। कम की बात करेगा तो एजी बता दीजिएगा, एयू बता दीजिएगा, सीयू बता दीजिएगा। मतलब कि कॉपर, चांदी, सोना, ये सब क्या होता है, कम अभिक्रिया करता है। इससे भी अधिक बताए थे। यदि आप प्रीवियस क्लास को देखे होंगे तो बढ़िया, नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखिए, इसमें बताए हुए हैं। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, मतलब कि जो एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल का जो अम्ल होता है उसका जलीय विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, टॉल्स्टन, फेल्हिन विलयन या सिरका। तो जो एथेनोइक अम्ल का होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिरका। क्या बोलता है, सिरका। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, क्या, एसिटिक एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं किसको, एथेनोइक अम्ल का, जिसको सिरका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं, मतलब कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, इनमें से कोई नहीं होता, ताप बढ़ जाता है, ठंडी होती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं ठंडा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होता है तो क्या होता है, उस बर्तन को बाहर से ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जब वो बाहर से ऊर्जा लेगा तो वो क्या होगा, बाहर से ऊर्जा लेकर वो वाष्पीकृत होकर बाहर निकलेगा, और यदि वो वाष्पीकृत हो रहा है, बाहर से ऊर्जा ले रहा है, तो उसका जो वस्तु होगा वो वस्तु खुद को ठंडा करते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एम और 4m द्रव्यमान, मतलब कि एम और 4m द्रव्यमान के दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा के चलयमान हो तो उनके वेग का अनुपात कितना होगा, 4:m, 2:1, 1:2 या 3:4। तो यहाँ पे क्या करा कि एम और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv²। तो यहाँ पे क्या करा है, एम और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुओं समान गतिज ऊर्जा से तो उनका वेग का अनुपात, यदि उसका रेशियो पूछ रहा है तो एक का अनुपात कितना देगा है, एक हो जाएगा 12m और v1²। एक को हम v1 मान लेते हैं और दूसरे वस्तु को हम क्या बोल देते हैं, m1 v1² इक्वल टू 12m2 के जगह पे क्या दिया है, 4 दिया था, 4m2 v2²। ये क्या हो जाएगा, v2² हो जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, और v1² निकालना है हमको, क्या निकालना है, v1², इसको हम इधर ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, v2² इक्वल टू, आप इस 4m2 बटा इस m1 को आप नीचे भेज दीजिए, तो जब आप इसको इससे काटिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, m और 4m। जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो ये क्या है, ये स्क्वायर है, और यदि ये स्क्वायर है
तो इस स्क्वायर को आप हटाइएगा। यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, हमको क्या पूछा है, द्रव्यमान की दो वस्तु समान गति, तो उसका वेग पूछा है, लेकिन वेग यहाँ पे स्क्वायर में है, तो v1 बटा v2, यहाँ पे ये क्या है, ये स्क्वायर में है, तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, √4m2 स्क्वायर बटा 1m1, ये भी रूट में, तो ये क्या आ जाएगा, √2, ये 2, सॉरी रूट कहां से आ जाएगा, यहाँ पे 4 है ना, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे गिजमिज हो गया, तो यहाँ पे हम इसको लिखे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v1 बटा v2 इजकल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट अंडर, यदि हम इसको हटाते तो 4m2 बटा रूट अंडर m1, जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, ये निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये क्या है 1 है, 2:1, ऑप्शन क्या है 2:1, 2:1 कौन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2:1 सही हो जाएगा। कैसे आया आप देखिए, यहाँ पे हम क्या किए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला है, हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला लगाया था, हाफ से हाफ कट गया, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर को 4m2 बाई m1 किए, तो इसको जब हम स्क्वायर आता है तो यहाँ पे रूट लग गया, और ये √1 के नीचे आप रूट लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, आज का लास्ट प्रश्न, जियोट्रोपिज्म पौधे किसके प्रति, जियोट्रोपिज्म पौधे किसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, पोषक तत्व, सूरज की रोशनी, मिट्टी की नमी या गुरुत्वाकर्षण बल, तो जियोट्रोपिज्म पौधे होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति कार्य करते हैं, किसके कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। वही बात करें कि जो इसका जड़ होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, मतलब कि साथ जाता है, लेकिन उसका तना जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर जाता है। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यदि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा तो आपको एक काम करना है कि आप 20 आउट ऑफ 20 में आप कितना स्कोर किए, इस चीज को जरूर बता। कुछ स्टूडेंट ने पहले वाले वीडियो में बताया, उनके लिए कुछ स्टूडेंट ने बताए थे जिन्होंने बताया था कि हाँ 20 में 20 स्कोर किए, उनको कैंग्रेचुलेशन, वो बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, ऐसे ही कीप इट अप, आप ऐसे ही करते रहिए, और जो स्टूडेंट को कम आ रहा है वो खुद में रिकवरी करे। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद एंड थैंक यू।